ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक ऐसा संगठन जो दुनिया में यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका के 57 कंट्री OIC का हिस्सा है, जो कि 1.8 बिलियन लोगों की कलेक्टिव वॉइस है। यानी कि OIC 1.8 बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम या इस्लाम के अगेंस्ट कहीं भी किसी देश में कोई ऐसी घटना हो जो इस्लामिक इंटरेस्ट के खिलाफ होती है, OIC उसमें तुरंत रिएक्ट कर अपने स्टेटमेंट जारी कर देता है। जैसे अभी हाल ही में स्वीडन में फ्री स्पीच के नाम पर कुरान को जलाया गया, OIC ने उस पर भी तुरंत रिएक्ट किया। इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में मौजूद रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया, जिसमें 9 फिलिस्तीन लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। OIC ने इस पर भी रिएक्ट किया और UN सेक्रेटरी जनरल से फिलिस्तीनी लोगों के प्रोटेक्शन की मांग की। अभी इंडिया में जब रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम क्लैश देखा गया, जगह जगह दंगे हो रहे थे, तब OIC ने भी इस पर रिएक्ट किया था। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट नुपुर शर्मा का प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को लेकर करी गई टिप्पणी के बाद कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरब, टर्की, जॉर्डन जैसी 16 कंट्री ने स्ट्रांगली कंडेम किया था। साथ ही OIC की तरफ से भी नुपुर शर्मा के बयान पर स्टेटमेंट जारी किया गया था। मतलब ओवरऑल कहने का मोटिव ये है कि हर वो पॉइंट जिससे इस्लामिक इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, OIC उस पर रिएक्ट करता है। आज की इस वीडियो में हम OIC के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर OIC है क्या, ये कब बना और क्यों बना। OIC बनने के पीछे एक बड़ी ही पेनफुल स्टोरी है, जो कि आज की डेट में हर मुसलमान को जानना चाहिए। OIC जो कि 57 इस्लामिक देशों का संगठन है, उसने ये मीटिंग अपने मुख्यालय जिद्दा में की। OIC ने बैठक के बाद 30 मार्च को रामनवमी के दिन देश के 2 बड़े राज्य हिंसा की आग में झुलसते रहे। OIC में तुर्की के स्थायी प्रतिनिधि मेहमत मेतीन एकेर ने कहा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था बात करेंगे OIC की। इसके लिए हम चलेंगे 1969 में। ये है मस्जिद अल-अक्सा, बैतुल मुकद्दस, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट भी कहते हैं। अल-अक्सा मस्जिद मुस्लिम के लिए एक ऐसी जगह है जो काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? मुस्लिम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे मुस्लिम वेस्ट डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हैं। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किसी कंट्री में ईस्ट की तरफ नमाज पढ़ी जाती है, किसी में वेस्ट, किसी में नॉर्थ, तो किसी में साउथ। ऐसा इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन का नमाज से कोई कनेक्शन नहीं है। नमाज का कॉन्सेप्ट डायरेक्शन पर नहीं बल्कि काबा पर डिपेंड करता है। जिस भी कंट्री का डायरेक्शन काबा की तरफ होगा, वो उसी तरफ नमाज खड़े होकर पढ़ेंगे। अब क्योंकि इंडिया की तरफ से काबा वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, इस वजह से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी जो आसपास के देश हैं, वो वेस्ट डायरेक्शन में नमाज खड़े होकर पढ़ते हैं। इस इमेज को आप गौर से देखिए, इसमें बीच में काबा है और इसके चारों तरफ नमाज को कायम किया जा रहा है। किसी भी मुस्लिम का मोटिव ये नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में खड़ा है, मोटिव ये है कि काबा किस डायरेक्शन में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल-अक्सा से काबा का क्या कनेक्शन है? मुसलमानों के लिए क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? इस्लाम के शुरुआती दिनों में मुस्लिम्स और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम खुद भी जो नमाज पढ़ते थे, उनका जो डायरेक्शन हुआ करता था वो काबा नहीं बल्कि मस्जिद अल-अक्सा यानी कि बैतुल मुकद्दस हुआ करता था। मुसलमान मस्जिद अल-अक्सा को ही अपना किबला मानते थे। फिर बाद में मुसलमान मक्का से मदीना की ओर जाते थे और 17 महीने बाद तक उनका नमाज का जो डायरेक्शन हुआ करता था वो मस्जिद अल-अक्सा यानी कि बैतुल मुकद्दस था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद नमाज का डायरेक्शन बदल जाता है। एक दिन प्रॉफिट ऑफ इस्लाम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ नमाज पढ़ रहे थे, तभी जिब्रील आते हैं, जो कि एक एंजल है यानी फरिश्ता। वो आने के बाद प्रॉफिट ऑफ इस्लाम से नमाज के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कहते हैं और वो नमाज के बीच में ही काबा की ओर मुड़ जाते हैं और वो एक ही नमाज 2 अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ी जाती है। आधी नमाज मस्जिद अल-अक्सा की तरफ और आधी नमाज काबे की तरफ करके पढ़ते हैं। ये इंसिडेंट जिस जगह पर हुआ वो मस्जिद आज भी मदीने में मौजूद है, जिसे हम मस्जिद अल किबलतैन कहते हैं, यानी 2 किबले वाली मस्जिद। नाउ अब ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि मुसलमानों के लिए मस्जिद अल-अक्सा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उनके लिए ये फर्स्ट किबला है। और ये जो डायरेक्शन है नमाज का, ये क्यों चेंज किया गया, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी 1969 की। अभी वापस से आते हैं 1969 पर। एक बंदा था जिसका नाम था डेनिस माइकल रोहन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता था। ये ऑस्ट्रेलिया से फिलिस्तीन आता है और फिलिस्तीन के जेरूसलम एरिया में 6 महीने तक रहता है। जेरूसलम वही एरिया है जहां मस्जिद अल-अक्सा मौजूद है।
अब माइकल रोहन मस्जिद अल-अक्सा की तरफ अक्सर जाता है, पूरे एरिया को देखता है, समझता है और वापस आ जाता है। अब वो मस्जिद की तरफ बार बार आता जाता रहता है, इस वजह से उसकी पहचान बन जाती है और वही पहचान में जेरूसलम इस्लामिक गाइड और गार्ड से भी उसकी काफ़ी अच्छी पहचान हो जाती है। लेकिन उनमें से कोई ये नहीं जानता कि ये आदमी आखिर यहाँ क्यों आता है। 11 अगस्त 1969 इस दिन माइकल रोहन वापस से मस्जिद अल-अक्सा जाता है 11:30 बजे रात में, और साथ ही वो अपने हाथ में केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल लेकर जाता है और मस्जिद अल-अक्सा में आग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और वहाँ से भाग जाता है और वहाँ मौजूद कोई भी लोग इसे देख नहीं पाते। इसके ठीक 10 दिन बाद 21 अगस्त 1969 में वो वापस से बैतुल मुकद्दस के अंदर जाता है, हाथ में वही मिट्टी के तेल की बोतल को एक थैले में छुपाकर मस्जिद के अंदर इंटर कर जाता है और वहां आग लगा देता है, जिससे कि मस्जिद अल-अक्सा के कई सारे हिस्से जलकर राख हो जाते हैं, जिसमें सलाउद्दीन की मीनार जो कि 12वीं शताब्दी की थी जलकर राख हो जाती है। मौजों के गुंबद मेहराब के बीच 2 संगमरमर के खंभे भी जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन इस बीच जो लोग वहां पर मौजूद थे माइकल को भागते हुए देख लेते हैं। ये एक घटना जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर गुस्से का उबाल पैदा कर देता है। दुनिया के मुस्लिम इससे अफेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया जाता है और मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग ये सब इसराइल की साजिश का हिस्सा है और उसी ने ये सब करवाया है, और फिलिस्तीनी ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग ये सब इसराइल की मदद से किया गया है। और माइकल रोहन एक यहूदी है, जबकि वो यहूदी नहीं बल्कि एक क्रिश्चियन था। अब इस घटना के 2 दिन बाद 23 अगस्त को माइकल अरेस्ट हो जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। बाद में आखिरकार उसे पागल बताकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन इस घटना की वजह से एक काम ऐसा हो गया जिससे पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया। 28 अगस्त 1969 को मस्जिद अल-अक्सा में लगाई गई आग के जवाब में 25 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी इस कंप्लेन को सबमिट करते हैं। देन 15 सितंबर को सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इजराइल के खिलाफ एक कंडेमनी रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इसी के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में बड़ा बदलाव होता है। जब अल-अक्सा मस्जिद में आग लगी तो जेरूसलम के फॉर्मर मुफ्ती अमीन अल हुसैनी ने इसे यहूदी का अपराध बताया और सभी मुस्लिम कंट्री के हेड से समिट बुलाने की कोशिश करी। 25 सितंबर 1969 को पहले इस्लामिक समिट मोरक्को के कैपिटल रबात में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें 24 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ने ज्वाइन किया। 6 महीने बाद मार्च 1970 में फॉरेन मिनिस्टर की पहले इस्लामिक समिट सऊदी अरब के जद्दा में ऑर्गेनाइज कराई जाती है और 1972 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है, जिसे अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC कहा जाता है। OIC के चार्टर के अकॉर्डिंग उनका जो एम है वो इस्लामिक सोशल और इकोनॉमिकल वैल्यूज को प्रिजर्व करना, सोशल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक, पॉलिटिकल एरियाज को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योर को बनाए रखना और एडवांस एजुकेशन को बढ़ावा देना, साथ ही पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देना। OIC ने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में सिर्फ 3 लैंग्वेज को रखा है, अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और OIC में इस टाइम 57 कंट्री आती है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब जैसी कंट्री शामिल है। यही वजह है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें इस्लामिक वैल्यूज को नुकसान पहुंचता है या कोई मुसलमान को टारगेट किया जाता है तो OIC अपना बयान जारी कर देता है, और OIC के दिए गए बयान में जो लिखा होता है उसे मुस्लिम वर्ल्ड के 57 कंट्री का साझा बयान माना जाता है।